हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी वो थी हमारी केमिकल काइनेटिक्स की। आज जो हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के आगे के टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ली चैटर्स प्रिंसिपल क्या होता है। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच से डील करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, और कोई भी जो अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया किस तरीके से आती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है। इन सब को लेकर हमने काफ़ी चर्चा करी, और कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं या किन कारकों की वजह से अभिक्रिया की जो दर है वह प्रभावित होती है। ये सब बातों को हमने अच्छे से पढ़ा। अब जो हम बात करने वाले हैं आगे इस चैप्टर में वो है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम को लेकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बारे में जो है और जानकारी प्राप्त करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, किस तरीके से वह कार्य करता है। तो अब शुरुआत करें, केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने दो रिएक्शंस बताई थी, अगर आपको याद हो तो। एक है आपको रिवर्सिबल रिएक्शन, एक है आपकी इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शंस में क्या फ़र्क है, मैंने आपको बताया था। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये काफ़ी धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती है, जिससे ये दोबारा पीछे जो है लौट के आ सके, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक जो है बनने की प्रक्रिया इसमें होती रहती है निरंतर। अभिकारक से उत्पाद बन जाएंगे यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएंगे, फिर दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा यानी उत्पाद से अभिकारक बन जाएगा। और लेकिन जो इरिवर्सिबल होती है वह एक ही दिशा में होगी, वह सिर्फ आगे चलेगी, ना वो अभिकारक से कारक में होगी, अभिकारक से उत्पाद में होगी, उत्पाद से अभिकारक में जो है नहीं जो है वापस बदलेगी। चलिए, राइट। तो ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, समय ये समय क्या होता है, रासायनिक समय क्या होता है, इसको समझते हैं। व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, जब एक उत्क्रमणीय अभिकारक एक को एक बंद पात्र में किया जाता है, यानी किसी भी आप रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन, मान लो ये अभिकारक है किसी रिएक्शन के ए और बी, ये आपस में रिएक्ट होके सी और डी बनाते हैं। तो कोई भी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसका डायरेक्शन होता है इस तरीके से, यानी ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, इधर जाएगी। आपने देखा होगा जो ट्रेन की जो नेम प्लेट होती है किस तरीके से लिखी रहती है। मान लीजिए लिखा होगा न्यू दिल्ली से, न्यू दिल्ली टू, मान लो लिखा होगा पटना। ठीक है, तो ये ट्रेन न्यू दिल्ली से पटना जाती है और पटना से न्यू दिल्ली आती है। तो इसी तरीके से ये हमारी रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल है, ये दोबारा लौट के आती है। ऐसे ही ये रिएक्शन ए से बी बनाएगी, ए बी मिलके सी और डी बनाएंगे, और सी और डी दोबारा ए और बी बना देते हैं। तो इनको इनको कहते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन उत्कर्णीय अभिक्रिया को एक बंद पात्र में यानी किसी एक क्लोज्ड कंटेनर में किया जाता है, तो अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड विद द सेम स्पीड। तो एक ऐसी अवस्था आएगी, आती है, जब अग्र और पश्च यानी आगे बढ़ने का, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक की जो अभिक्रियाएं हैं सामान्य गति से आगे बढ़ती हैं। यह अवस्था रासायनिक समय के रूप में हम जानी जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस स्टेज इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। यह आई आपको समझ में। चलो, चलो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज फॉलोइंग। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की, ये आप जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा ये आप समझ गए होंगे, राइट। आगे बढ़िए, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
इक्विलिब्रियम स्टेट इज रीच्ड ओनली इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल। तो सबसे पहली बात, जो इक्विलिब्रियम होती है वह तभी होगी जब एक क्लोज्ड कंटेनर, यानी आप मान लीजिए कोई कंटेनर है, एक क्लोज्ड कंटेनर में जो है रिएक्शन होगी, ठीक है। तो किसी क्लोज कंटेनर में अगर रिएक्शन होगी, यानी कंटेनर कैसा चाहिए, क्लोज्ड। तो क्लोज्ड कंटेनर में जो है रिएक्शन होना है, तभी क्या है वो हमारी रिएक्शन मानी जाएगी। तो रिएक्शन को होने के लिए एक क्लोज कंटेनर चाहिए, राइट। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो कंटेनर है वो बंद होना चाहिए। क्यों हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लोज्ड कंटेनर की, इसके पीछे का रीजन ये है कि मान लो अगर कंटेनर खुलेगा तो उसमें से कोई अगर गैस बन रही है तो वो गैस जो है बाहर निकल सकती है। इस तरीके की जो चीजें हैं, बदलाव हो सकता है। इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यह एक गतिशील संतुलन है, यानी इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट इज यह एक गतिशील संतुलन है। अर्थात तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, राइट। At this stage, the reaction, although appears to be stopped, actually take place in both direction with the same speed. तो इस अवस्था में जो प्रतिक्रिया है, जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन हो रही है, यह रुकती हुई प्रतीत होती है। हमें लगता है कि जो अभिक्रिया है वह काम करना या फिर वह रिएक्ट होना बंद कर दिया है। तो क्यों ऐसा हमें लगता है, क्योंकि आगे भी और पीछे भी दोनों ये समान गति से हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अभिक्रिया जो है जो इसका कार्य है वह बंद हो गया है। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड, तो दोनों तरफ से, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, दोनों तरफ से जो है पहुंची जा सकती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट की। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी तो एक आ गया आपका रिएक्टेंट और एक आ गया आपका प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जब समान गति से एक साथ हो रहे हैं तो ये उत्पादक संरचना स्थिर हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, ये स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, राइट। तो ये जितना ही रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा, जितना प्रोडक्ट होगा उतना रिएक्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक के बारे में मैंने आपको बताया था। उत्प्रेरक क्या होते हैं, राइट। अगर जैसे आपको अगर पिछला लेक्चर याद हो तो उत्प्रेरक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन को या तो तेज कर सकते हैं या धीरे कर सकते हैं, जिस तरीके का उसका नेचर होता है या जो जिस तरीके की वो प्रकृति रखते हैं, राइट। तो ये जो होते हैं हमारे उत्प्रेरक होते हैं। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से सामान्य व्यवस्था प्रभावित नहीं होती। जो सामान्य व्यवस्था होती है, जो इक्विलिब्रियम होता है, वह उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की वजह से या कैटलिस्ट की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होती। द कैटलिस्ट ओनली हैस्टन्स द अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो उत्प्रेरक केवल सामान्य व्यवस्था की स्थिति के लिए दृष्टिकोण को तेज करता है। उत्प्रेरक क्या करेगा, केवल सामान्य व्यवस्था की स्थिति के दृष्टिकोण को तेज करता है। चेंजिंग इन प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन फेवर्स वन ऑफ द रिएक्शंस एंड द शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन वन डायरेक्शन। तो दबाव, तापमान या संधारता में परिवर्तन प्रतिक्रिया में से एक का पक्षधार होता है, यानी दाब हो गया, तापमान हो गया या संधारता हो गई। अगर किसी में परिवर्तन प्रतिक्रिया है में से एक पक्षधार होता है ना, फेवर करता है। तो चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन फेवर वन ऑफ द रिएक्शन एंड द शिफ्ट इक्विलिब्रियम प्रोवाइड इन वन डायरेक्शन। तो आप क्या करोगे, अगर किसी में बदलाव करेगा तो यह एक पक्षधार है, यानी ये किसी का पक्ष लेगा, और जो रिएक्शन है ये उसको क्या करेगा, एक तरफ जो है एक बिंदु की दिशा में स्थानांतरित करता है। तो ये सामान्य समय व्यवस्था को एक दिशा में स्थानांतरित करता है।
राइट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज इन फ्री एनर्जी इज जीरो। तो जो फ्री एनर्जी होती है उसमें परिवर्तन क्या हो जाता है, जीरो। तो फ्री एनर्जी इज यूजफुल एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। और फ्री एनर्जी क्या होती है, ये मुक्त ऊर्जा काम करने के लिए उपयोगी होती है। तो इक्विलिब्रियम में अगर फ्री एनर्जी जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट। चलो आगे और सवालों को देखते हैं। इन अब आता है हमारा अगला ली चटर्स प्रिंसिपल। इन 1984 ली चटर्स प्रिंसिपल। अब क्या होता है ली चटर्स प्रिंसिपल, ये समझते हैं। देखो ली चटर्स प्रिंसिपल ने अब क्या है, इक्विलिब्रियम को लेकर जो है बात करी है। अब क्या बात करी है उसको देखो जरा। इन 1984 ली चटरलियर एंड ब्रॉन, ब्रॉन तो दो व्यक्ति हैं, ली चटलियर और ब्रॉन, pointed out the state of a system can be altered by changing the condition of temperature, pressure, concentration and different species present। तो ली चटर्लियर और ब्रॉन ने बताया कि तापमान, दबाव और विभिन्न प्रजातियों की संदर्भता की स्थितियों को बदलकर एक प्रणाली की स्थिति को बदला जा सकता है। यानी आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर आप किसी एक को, या तो आप तापमान को बदल लीजिए, प्रेशर को बदल लीजिए, कंसंट्रेशन को बदलकर आप क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम को आप बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम को आप बदल सकते हैं। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल, तो चटेलियर सिद्धांत के अनुसार क्या है, इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम, इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम बी सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई सिस्टम है इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है, टू चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में या उसके तापमान में, दबाव में या फिर उसकी सांद्रता में अगर हम बदलाव करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम है वह अपने आप क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इटसेल्फ इन सच अ वे एज टू अंडरगो न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो जो इक्विलिब्रियम, जो सामान्य अवस्था है, या फिर हम बात करें जो समय है, वो इस तरीके से बदलेगा कि वह अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करेगा कि वह प्रतीत ही नहीं होने देगा कि किसी प्रकार का इसमें चेंज देखने को मिला है। तो ले चटलीय सिद्धांत के अनुसार यदि संतुलन के तहत, यानी इक्विलिब्रियम के तहत, एक प्रणाली को तापमान, दबाव या सांद्रता में परिवर्तन के अधीन किया जाता है तो संतुलन स्वयं इस तरह से स्थानांतरित हो जाता है ताकि परिवर्तन का प्रभाव को पूर्ववत या बेअसर किया जा सके। तो ये चीज आपको समझनी है ली चटरलियर प्रिंसिपल से। राइट। तो इसको अच्छे से पॉइंट कर लीजिए और लिख लीजिए, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है और कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राइट। चलिए आगे बढ़े। अब आता है ली चटरलियर प्रिंसिपल में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है और उससे क्या इफेक्ट होगा। The increase in concentration of any of reactant shift the equilibrium toward a forward direction। अभिकारकों में से किसी एक की सांद्रता में वृद्धि संतुलन को आगे की दिशा में स्थानांतरित करती है। यानी अगर आप कंसंट्रेशन में बढ़ाते हो, आप मान लो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, तो किसी भी रिएक्टेंट की, अभिकारक की जगह अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम को जो है एक डायरेक्शन में जो है क्या कर देते हैं, आगे की तरफ जो है बढ़ा देती है, तो आगे की दिशा में जो है बढ़ जाएगा। वृद्धि के संतुलन को आगे की दिशा में स्थानांतरित करती है। जबकि अगर आप कंसंट प्रोडक्ट की उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे, अगर आप जैसे, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज है। अगर आप इसमें बढ़ावा दोगे तो ये आगे की तरफ ज़्यादा हो जाएगा इक्विलिब्रियम, अगर आप इसमें बढ़ावा दोगे तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लीजिए और फिर इस इक्विलिब्रियम को जो है अच्छे से इसको लिख लीजिए। राइट।
चलिए, अब ये दोनों पॉइंट आप मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ये तो आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक दिया है फेरिक आयन Fe3 पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में और थायोसाइनेट आयन, इसको बोलते हैं हम थायोसाइनेट आयन। Cn नेगेटिव होता है हमारा साइनेट आयन। ये येलो रंग का है और ये थायोसाइनेट आयन कलरलेस का है। ठीक। अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना दिए, आयरन थायोसाइनेट। राइट। तो अगर इसमें आप किसी एक की भी अमाउंट बढ़ा दो तो वो एक तरफ बढ़ जाएगी। अब इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड इज एडेड इन द अबव इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो वो जो है हमारा ये जो आपको मैंने बताया थायोसाइनेट आयन, ये किस में है, ये आपका इक्विलिब्रियम में है। ठीक। अब कहा गया कि अगर इसमें फेरिक क्लोराइड इज एडेड इन अबव इक्विलिब्रियम, अगर इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड कर दिया जाए, अगर इसमें फेरिक क्लोराइड स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड अगर ऐड करते हो इन above equilibrium mixture, then the intensity of red color is increased due to addition of Fe3 positive ion। तो देखो, ऑलरेडी इसमें फेरिक आयन था और आपने इसमें फेरिक क्लोराइड आयन भी ऐड कर दिया, तो इसमें जो इंटेंसिटी थी जो फेरिक आयन की वह जो है बढ़ जाएगी और उसकी वजह से ये जो मिक्सचर है इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फ्रॉम FeCl3, तो यहाँ से FeCl3 से Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव आयन क्या करेंगे, टूट जाएंगे और उसके बाद ये किस में कंबाइन हो जाएंगे, थायोसाइनेट आयन में कंबाइन होके दोबारा ये फेरी थायोसाइनेट आयरन थायोसाइनेट बना लेंगे। ठीक। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है हमारा इक्विलिब्रियम के ऊपर। यदि आप इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, वाइल डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में आपको बता देता हूँ क्या होती है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, यदि आप एनर्जी देते हो किसी सिस्टम के अंदर, मैंने आपको बताया था ये थर्मोडायनिक में, अगर किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी दी जाती है, किसी सिस्टम में एनर्जी दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक, यानी आप एनर्जी दोगे तब जाके वह सिस्टम में काम करेगा। लेकिन किसी सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में आती है, यानी किसी प्रणाली से बाहर की तरफ जो है ऊर्जा निकल के आ रही है, राइट, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। राइट। तो इस तरीके से जो है हमारा का एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है। अगर आप टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे, तापमान में वृद्धि में संतुलन एंडोथर्मिक अभिक्रिया की दिशा में स्थानांतरित हो जाता है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वह कहाँ पर स्थानांतरित हो जाएगा, वह एंडोथर्मिक की यानी उस तरफ ज्यादा चला जाएगा जहां पर एनर्जी चाहिए होगी। वहीं अगर आप तापमान घटा देंगे तो वह वहां पर शिफ्ट हो जाएगा जहां पर एनर्जी निकल रही होगी, जबकि तापमान में कमी से संतुलन एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में स्थानांतरित हो जाएगा। तो जल्दी से आप ये रिएक्शन और ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये राइट। तो अब आता है जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और इसमें से क्या बना, अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से हमें मिलती है अमोनिया। NH3 क्या होता है हमारा, अमोनिया, और डेल्टा H नेगेटिव। अब माइनस और प्लस का मतलब समझ लो, अगर कहीं पे डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका मतलब है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है याद करो, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है कि जो एनर्जी है वह बाहर निकल रही है, एनर्जी रिलीज, यानी एनर्जी बाहर की तरफ बाहर निकल रही है। अगर वही मैं बात करूं डेल्टा H पॉजिटिव, यानी एनर्जी जो है चाहिए इसे, राइट, क्या होना चाहिए, एनर्जी से जरूरत है एनर्जी की। तो ये चीजें आपको थोड़ी जो बेसिक्स चीजें हैं ये आपको पता
होनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता होंगी तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़े। सिंस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चूंकि अमोनिया का निर्माण एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। कैसे पता चला? क्योंकि -92.5 किलो जूल है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है यहाँ से निकल रही है। कितनी एनर्जी निकल रही है? -92.5 किलो जूल एनर्जी निकल रही है। दिस रिएक्शन अकर एट लो टेम्परेचर, तो यह रिएक्शन क्या होगी? यह कम टेम्परेचर पे होगी। क्यों कम टेम्परेचर पे होगी? तभी इक्विलिब्रियम जो है, देखो अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? एक्सोथर्मिक की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, राइट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो है उसमें एनर्जी चाहिए होगी, ना कि निकलेगी। तो ये समझना कि अमोनिया जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी निकल रही है और इसीलिए यह कम तापमान पर होती है। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें क्या है? एनर्जी चाहिए, प्लस का साइन है, तो इसको हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी। इतना हीट देना होगा जिससे यह टेम्परेचर हो जाए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव क्या है? प्रेशर हैज हार्डली एनी इफेक्ट ऑन द रिएक्शन कैरिड आउट इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो ठोस होते हैं और जो द्रव होते हैं, उन द्रव में की जाने वाली अभिक्रियाएं पर दबाव का शायद ही प्रभाव पड़ता है। तो दबाव का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो किन पे नहीं पड़ेगा? ठोस और द्रवों पे, यानी सॉलिड और लिक्विड पे दबाव का जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ठोस पे अगर आप दबाव लगाओगे तो उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। गैस में अगर आप दबाव लगाते हैं तो उसके रिजल्ट के अनुसार ये होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल है, जो अणु हैं, जो दूर दूर घूम रहे हैं, वह पास आना शुरू हो जाते हैं। However, it does not influence the equilibrium state of the reaction that are carried in the gases. हालांकि यह गैसों में की जाने वाली अभिक्रिया के सामान्य अवस्था को प्रभाव करता है। तो ये क्या करेगा? ये गैस में जो किए जाने वाली अभिक्रियाएं होती है ना, उनको प्रभाव पड़ता है। उसको थोड़ा सा गैस पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं पूरा आसपास आ सकते हैं, राइट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। The effect of pressure depends upon the number of moles of reactant and products involved in a particular reaction. तो दबाव का प्रभाव अभिकारकों और उत्पादकों के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जो दबाव का प्रभाव है वो किस पे निर्भर करेगा? नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जो होते हैं, तो संख्या का निर्भर करता है जो किसी विशेष अभिक्रिया में शामिल होते हैं उन पर। इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन। तो दबाव में वृद्धि संतुलन को कैसी है? मोल को कम करने की दिशा में स्थानांतरित करती है। तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गैसियस मोल। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ जाएगा? डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गैसियस मोल्स। तो जिस तरफ गैस के जो मोल है, मोलों की जो कम होंगे, उस तरफ जो है यहाँ पर जाएगा ये, राइट। अगर आप प्रेशर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां मोलों की संख्या अधिक है, राइट। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर हैज नो इफेक्ट इफ द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट हैव इक्वल मोल। अगर किसी के पास भी एक समान मोलों की तुलना है तो उसके ऊपर कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर? जो हमारे गैसियस मोल है उनके ऊपर और प्रेशर्स के ऊपर, राइट। चलिए आगे बढ़े। तो अगर यदि गैसियस कम है, जैसे मान लो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर मोल की संख्या कम है और यहाँ पर मोल की संख्या क्या है? ज़्यादा है। अगर आपने दबाव बढ़ा दिया तो
कहाँ पर मोलों की संख्या कम है तो इक्विलिब्रियम यहाँ की तरफ हो जाएगा, दबाव कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम यहाँ की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता होना है। अगर आप दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स जो है सेम है तो जिस तरफ मोलों की संख्या कम है मतलब सेम है तो जो है प्रेशर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको एक एग्जांपल दिया रिएक्शन के रूप में N2O4 और 2NO2। तो अब इसमें आपको बताना है कि क्या रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है। अगर फॉर्मेशन ऑफ एंटोन टेक प्लेस बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे तो जहाँ पर मोलों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर जो है रिएक्शन बढ़ेगी, तो आपका प्रेशर इसमें कम करना पड़ेगा ताकि आपको ये रूप में मिल सके। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोलों की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको अमोनिया मिलेगा, क्योंकि इधर मोलों की संख्या कम है तो यहाँ पर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बराबर है तो यहाँ पर यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। देर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर बिकॉज नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो दबाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अभिकारकों की गैसीय मोलों की संख्या उत्पादकों की गैसीय मोलों की संख्या के बराबर होती है। It has been found that the rate of number of chemical reaction are altered by the presence of certain foreign substance। तो यह पाया गया कि कुछ विदेशी पदार्थ की उपस्थितियों में, विदेशी का पदार्थ का मतलब नहीं है कि कोई बाहर विदेश से कोई पदार्थ ले आए, यानी इंडिया में कोई रिएक्शन हो रही है, अमेरिका के किसी पदार्थ ने इंडिया की रिएक्शन को जो है चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर विदेशी पदार्थ का मतलब ये होता है कि कोई अननोन सब्सटेंस है। तो कभी कभार ऐसा जो है आ जाता है पॉइंट जब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर विदेशी पदार्थ का मतलब क्या होता है। तो विदेशी पदार्थ का मतलब ये नहीं है कि आपने मान लो दिल्ली में रिएक्शन कर रहे हो तो पटना की कुछ एलिमेंट या पटना का आयरन आके आपकी रिएक्शन को खराब कर देगा, ऐसा नहीं होता। या फिर आप इंग्लैंड में रिएक्शन कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया का आयरन या कोई और पदार्थ जाके रिएक्शन खराब कर दिया। विदेशी पदार्थ का मतलब होता है अननोन। जैसे आप बोलते हैं ना फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, एलियन लैंड, तो एलियन लैंड का मतलब या एलियन पीपल का मतलब ये नहीं होता कि बाहर का एलियन आ गया। एलियन, फॉरेन, ये सब हम बोलते हैं अननोन थिंग को। तो यह पाया गया है कि कुछ अननोन, विदेशी नहीं बोलो आप, अननोन बोलो, अननोन पदार्थ यानी जिन पदार्थों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाओं की दरें बदल जाती हैं। अब हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे। 1835 में बर्जीलियस नाम नेम कैटलिस्ट फॉर सच फॉरेन सब्सटेंस। तो बर्जीलियस ने 1835 में ऐसे विदेशी पदार्थों को, यानी जो अननोन पदार्थ थे जिनकी वजह से आपकी जो रिएक्शन की जो दर है वो बदल रही थी, उनका नाम जो है कैटलिस्ट रखा। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट KlClO3 when heated strongly becomes slowly giving डाइऑक्सीजन। तो एक उदाहरण के लिए पोटेशियम क्लोरेट है, जब इसको प्रबलता से गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे डाइऑक्सीजन यानी O2 देता है। द डिकम्पोजिशन अकर इन द टेम्परेचर रेंजेस। तो ये डिकम्पोजिशन कब होता है, जब 653 से 873 केल्विन। 273 केल्विन क्या होता है, 1 डिग्री 0 डिग्री, 273 और 873 माइनस कर दो, 600 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 इसमें से माइनस कर देना, तो लगभग इतना जो है मतलब आप मान लीजिए 350 या 370 से लेके 600 तक ये जो है इतना ज़्यादा आपको मिलेगा। चलो 2KClO3 और KCl देखिए डाइऑक्सीजन मिलेगा। हाउएवर व्हेन अ लिटिल ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 इज एडेड, अगर हम MnO2 को ऐड करेंगे तो डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस लोअर टेम्परेचर। अगर हम MnO2 इसमें ऐड कर दें तो जो टेम्परेचर है देखो तुरंत गिर गया। अब ये 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 200 डिग्री सेल्सियस से लेके कहाँ तक आ गया, 633 और 273। तो जीरो कैरी यहाँ चला गया तो 6, तो यहाँ बचा क्या 5, 3, 360 से लेके
200 से लेके 360 डिग्री तक, ये इसके बीच में जो है आपका टेम्परेचर चला गया, किसकी प्रेजेंस में, MnO2 की प्रेजेंस में, और आपको दोबारा क्या मिल रहा है, डाई ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है। तो सिर्फ एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपकी जो रिएक्शन है वो कम तापमान पर होने लगी। तो एडेड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड रिमेन्स अनचेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ मास एंड कंपोजिशन। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड थी इसमें कोई भी प्रभाव नहीं आया, तो मिला गया मैग्नीशियम डाइऑक्साइड द्रव्यमान और संरचना के संबंध में अपरिवर्तित रहा, राइट। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़े। That substance manganese dioxide is known as catalyst for the decomposition of potassium chlorate। तो पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड पदार्थ एक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। क्यों उत्प्रेरक के रूप में जाना गया, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो रिएक्शन है वो ज्यादा तापमान पे ना होके कम तापमान पे होने लगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। Thus, we can say that catalyst is a substance which can change the speed of a chemical reaction without itself undergoing change in mass and chemical composition at the end of the reaction, and phenomena is called catalysis। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिक्रिया के अंत में द्रव्यमान और रासायनिक संरचना में किसी भी परिवर्तन से गुजरे बिना रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बदल सकता है, यानी दर को बदल सकता है, और इस घटना को हम उत्प्रेरण कहा जाता है। तो अब समझ गए होंगे कैटलिस्ट का क्या जो होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एक चीजों को, पॉइंट को आपको समझना है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। इफ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस, अगर कोई कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है या तीव्रित करता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है, और इस परिघटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। अगर कोई उत्प्रेरक यानी इफ अ कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट एक्सेलरेट करता है, यानी किसी केमिकल जो आपकी रिएक्शन है स्पीड को बढ़ाता है, द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसकी स्पीड को एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है, उसमें तीव्रता करता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। उस कैटलिस्ट यानी जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड तेज हुई है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और उस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव कैटालिसिस। तो उसे, उस परिघटना को हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। Positive catalyst increases the speed of reaction by decreasing activation energy। तो धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो धनात्मक क्या करता है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो इंक्रीज कर देगा स्पीड ऑफ रिएक्शन को बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जो अभिक्रिया की गति है उसको बढ़ाएगा। कैसे, सक्रियण ऊर्जा कम करके। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि सक्रियण ऊर्जा कम करके जो है, राइट। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। और ये क्या है, एग्जांपल है कैटलिस्ट जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो एनओ क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव कैटलिस्ट है यहाँ पर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, में ऑक्सीकरण धनात्मक प्रेरण का एक उदाहरण है। तो SO2 प्लस O2 ये क्या बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इफ ए कैटलिस्ट डिक्रीज, अगर कोई कैटलिस्ट
क्या करेगा, रिटार्ड्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, या कोई उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की गति को मंद कर देता है तो उसे आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। उसको हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे और उस फिनोमिना को बोलेंगे नेगेटिव कैटालिसिस, और उस फिनोमिना का क्या नाम होगा, नेगेटिव कैटालिसिस, राइट। चलो, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करेंगे, हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, ग्लाइसरोल और एसिटाइलाइड और फास्फोरिक की प्रेजेंस में, तो वो जो है धीरे हो जाएगा, और ग्लाइसरोल एंटीसिनालाइड फास्फोरिक एसिड यहाँ पर नेगेटिव यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक है के रूप में कार्य करते हैं। चलिए, प्रोमोटर्स आर सब्सटेंस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अब देखो, कैटलिस्ट में भी एक और जो है पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं हम प्रमोटर, यानी प्रवर्तक। ऐसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता, जो सक्रियता है उसको भी बढ़ा देंगे, राइट, उसकी को भी बढ़ा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हबर्स प्रोसेस मैन्युफैक्चर अमोनिया, तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया बनने के लिए जो एक प्रोसेस होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसे बोलते हैं हम हबर प्रोसेस, जिसमें मोलिब्डेनम जो एमओ है वो प्रमोटर होता है और आयरन कैटलिस्ट होता है। तो अमोनिया में आयरन और अमोनिबेडियम डाल देंगे, ये एक कैटलिस्ट और प्रमोटर होंगे, और इससे तुरंत बहुत जल्दी हमें क्या मिलती है, अमोनिया बनती है। सर्टेन सब्सटेंस सच एज आर्सेनिक हो गया, कार्बन मोनोक्साइड हो गया, लोअर द कैविटी एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो जो आर्सेनिक हो गया और कार्बन मोनोक्साइड हो गया, तो ये कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम कैटलिस्ट पॉइजन, इसे कहा जाता है उत्प्रेरक विष कहा जाता है। Catalytic poison are preferentially absorbed at the active sites and catalyst as compared to the reactant and decrease the activity site। तो मैंने आपको बताया था, आपको पता हो कैटलिस्ट कैसे काम करता है। कैटलिस्ट एक सरफेस जो है, एरिया जो है प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है रिएक्शन होने के लिए। तो जब इसमें उत्प्रेरक विष डाल दिया जाएगा तो उत्प्रेरक विष उस स्थलों को ढक देगा, अधिशोषित हो जाते हैं उस पर, जिसकी वजह से प्रतिक्रिया धीरे हो जाती है। तो अभिकारकों की तुलना में उत्प्रेरक की सक्रिय स्थलों पर अधिशोषित होते हैं और उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडाइज ऑफ arsenic poison the catalytic power of platinum in the contact process of making sulfur trioxide and sulfur dioxide and oxygen। उदाहरण के लिए आर्सेनिक के ऑक्साइड्स सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की संपर्क प्रक्रिया में प्लेटिनियम के उत्प्रेरक शक्ति को जहर देते हैं। A catalyst cannot initiate a chemical reaction। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता है। It can increase or decrease the speed of reaction। यह अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा सकता है। Only small amount of catalyst is sufficient to catalyze a particular reaction। किसी विशेष अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की केवल थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त होती है। A catalyst remains unchanged in amount as well as in a chemical characteristics at the end of reaction। तो ये हम कई बार बात कर चुके हैं, जो एक उत्प्रेरक होता है वो किसी प्रतिक्रिया के अंत में मात्रा के साथ रासायनिक विशेषताओं में अपरिवर्तित रहता है। It may however undergo certain physical changes such as state और color। हालांकि यह राज्य, रंग और आदि कुछ भौतिक परिवर्तनों से गुजरता है। कैटलिस्ट इज अ स्पेसिफिक ऑफ नेचर। जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी प्रकृति एक विशिष्ट है। कैपिटलिस्ट इज नॉट पोजीशन टू कैटलाइज ऑल रिएक्शन। तो देखो, ये भी है कि एक कैटलिस्ट हर तरीके की रिएक्शन नहीं कर सकता। किसी जो है चुनिंदा रिएक्शंस के लिए चुनिंदा कैटलिस्ट होते हैं, तो वो हर तरीके की रिएक्शन कर पाए ऐसा भी नहीं होता। A catalyst cannot change the state of equilibrium in reversible reaction। तो उत्प्रेरक परिवर्तित प्रतिक्रिया में संतुलन की स्थिति को नहीं बदल सकता, तो इक्विलिब्रियम को नहीं बदलता है कैटलिस्ट। When the reactant and the catalyst are in the same phase। जब भी अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही अवस्था में हो, जैसे मान लो रिएक्टेंट गैस हो, कैटलिस्ट भी गैस हो, रिएक्टेंट लिक्विड हो, कैटलिस्ट भी लिक्विड हो, तो इसको बोलते हैं हम होमोजीनियस कैटलिसिस। तो उसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे SO2O2, यहाँ पर भी ये गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस हो गई। ये सॉल्यूशन होगा C12H22O11 H2SO4, ये भी लिक्विड हो गया, जिससे ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। The catalytic process in which reactant and catalyst are different in phases heterogeneous catalysis। तो वे उत्प्रेरक प्रक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, जैसे प्लेटिनियम और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 + O2।
नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन Fe की प्रेजेंस में NH3 अमोनिया की प्रेजेंस में हो जाएगा ये। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल कैटलिस्ट। तो वेजिटेबल ऑयल्स का जो है आप हाइड्रोजनेशन करोगे निकल की प्रेजेंस में तो वनस्पति घी निकलेगा। Some reactions are slow at start, but sometime they quite be rapid because of product formed during the catalyst act as a catalyst. तो कभी क्या होता है कि कभी कुछ अभिक्रियाएं शुरू में धीमी होती हैं और कुछ समय के बाद वह काफी तेज हो जाती है, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पादों में से एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। तो जो उत्पादक बना है वह उत्प्रेरक के रूप में भी काम कर जाता है, तो उसकी वजह से वो दोबारा अभिक्रिया को तेज कर देता है। तो उस तरीके के जो अभिकारक होते हैं या फिर अभिकारक होते हैं और ऐसी प्रक्रियाओं को हम स्वयं उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे टाइट्रेशन करोगे आप ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का विद KMnO4 किसकी प्रेजेंस में, H2SO की प्रेजेंस में। द कलर ऑफ KMnO4 फर्स्ट फेड, तो धीरे धीरे जो KMnO4 का जो कलर है वो फीका पड़ता है। किसकी वजह से, Mn2 आयन बनने की जो कारण है वो तेजी से फीका पड़ता है और स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। देन फास्टर ड्यू टू, अब इस पहले धीरे धीरे फेड होगा फिर एकदम जो है फेड हो जाएगा। Mn2 के आयन जो है वो ज्यादा बनने लगेंगे उसकी वजह से। तो KMnO4 H2SO4 C2H2O4, अब इसके बाद KMnO4 बनेगा तो इसमें Mn2 पॉजिटिव आयन बन के जिसकी वजह से इसका जो रंग है वो फीका पड़ जाएगा। अब आते हैं आपके एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स। तो एंजाइम एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो पौधे और जानवरों द्वारा निर्मित होते हैं। दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मासेस एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। वे वास्तव में उच्च आणविक द्रव्यमान के प्रोटीन अणु हैं जो अणु हैं और पानी में कोलाइडल विलय बनाते हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट, और ये बहुत प्रभावी उत्प्रेरक हैं। न्यूमरस रिएक्शन दैट अकर इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेंटेन, तो जानवरों और पौधों के शरीर में होने वाली असंख्य प्रतिक्रियाओं को बनाए रखने के लिए जरूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं। द लाइफ प्रोसेस ऑफ आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, तो जीवन की प्रक्रियाओं को एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है। द एंजाइम्स आर दस टर्म्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दे फिनोमेना इज नोन एज बायोकेमिकल कैटलिसिस। तो एंजाइम को इस प्रकार जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है और इस घटना को जैविक रासायनिक उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। द फर्स्ट एंजाइम वाज सिंथेसाइज्ड, तो पहला एंजाइम कब सिंथेसाइज्ड या संश्लेषित करा गया, 1969 में। तो पहला एंजाइम 1969 में प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। इन्वर्टीज एंजाइम कन्वर्ट केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इंपॉर्टेंट है ये। तो जो इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज, वो क्या करेंगे, केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देंगे। जाइमीज एंजाइम क्या करेंगे, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेंगे। डायटीज एंजाइम क्या करेंगे, वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देंगे। ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो कृपया करके इसको नोट करिए ताकि जब अगली बार परीक्षा में पूछा जाए तो आप इसका जो है सही उत्तर दे पाए, क्योंकि ये काफी बार पूछा भी गया है। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज और ग्लूकोज को, माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। यूरीज एंजाइम क्या करेगा, यूरिया का डिकम्पोजिशन करेगा और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब जो पेट के अंदर होते हैं इन स्टमक, द पेप्सिन एंजाइम, तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन से पी से याद रखिए प्रोटीन, तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा और वहीं इंटेस्टाइन के अंदर जो पैनक्रियाटिक ट्राइप्सिन को कन्वर्ट करेगा प्रोटीन में और अमीनो एसिड्स में। तो जो पेप्सिन है ये दो जगह काम करता है, स्टमक और इंटेस्टाइन, आंत में। तो याद रखना स्टमक में क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट, प्रोटीन को किस में तोड़ देगा, पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में, और पैनक्रियाटिक ट्राइप्सिन को किस में तोड़ेगा ये, पैनक्रियाटिक ट्राइप्सिन कन्वर्ट्स, और ये इंटेस्टाइन में होता है पैनक्रियाटिक ट्राइप्सिन। पेप्सिन स्टमक में हो गया और आंत में होता है पैनक्रियाटिक ट्राइप्सिन।
प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? अमीनो एसिड्स, हाइड्रोलिसिस की मदद से। लैक्टोबैलिशीली एंजाइम जो है मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टोबैलिशियम जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। द एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, द ऑप्टिमम टेम्परेचर वेरीज 15 डिग्री टू 25 डिग्री। तो एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाओं का तापमान प्रति आधि अत्यधिक संवेदनशील होती है। इष्टतम तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच भिन्न होता है। द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू देयर कैपेसिटी टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एंजाइमों की उत्प्रेरक गतिविधि किसी विशेष अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करने की उनकी क्षमता के कारण होती है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कैटलिस्ट आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, तो हैबर्स प्रोसेस, जो हैबर्स मैंने आपको बताया, हैबर्स किसके लिए होता है? अमोनिया बनाने के लिए। तो आयरन और मॉलिबेडिनम जो है प्रमोटर होता है और आयरन इसका कैटलिस्ट होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस लिए होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। और प्लेटिनियम और V2O5 क्या होते हैं? इसके कैटलिसिस होते हैं। ओट्सवॉल प्रोसेस किस लिए होता है? प्लेटिनियम गॉज ऑफ नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। उसके बाद डेकल्स प्रोसेस किस लिए होता है? CuCl2 ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो प्लेटिनियम गॉज के लिए, और नाइट्रिक एसिड इसका क्या होगा? वो हो जाएगा एंजाइम। क्लोरीन इसका क्या हो गया? एंजाइम। बॉश प्रोसेस मैन्युफैक्चर Fe2CO3 और O3 और हाइड्रोजन। ठीक। वेजिटेबल ऑयल्स, निकल आप लगाते हो, एंजाइम होता है, निकल कैटलिस्ट होता है। फिशर ट्रॉफिक्स ट्रॉप्स प्रोसेस जो होता है उसमें CO और थायोक्साइड सिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाइड्रोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड से। सिंथेसाइज ऑफ पेट्रोल फ्रॉम कोल आयरन ऑक्जेलेट, ये इसका क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्जेलेट क्या हो जाएगा? इसका कैटलिस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बैरिगेस प्रोसेस, प्रक्रिया। इथाइल अल्कोहल इन्वर्टीज जाइमीज फ्रॉम सुक्रोज। मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल डाइस्टीज माल्टीज फ्रॉम स्टार्च। पैथेलिक एसिड फ्रॉम नेप्थलीन GHSO4। पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स, मिथेनॉल ऑफ फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसके कैटलिस्ट हो गए। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल टू कॉपर एल्डिहाइड। एसिटिक एसिड फ्रॉम acetaldehyde by V2O5, radium oxide oxidation with air. Acetic acid from acetaldehyde by V2O5, preparation of O2 from KClO3 amino2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमारा केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम चैप्टर समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इतना इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं होगा, बहुत बाकी की चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, बस आपको इनको समझ के चलना है और अच्छे से आंसर करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कोई आंसर आपको नहीं आता है, आराम से बताइए, हम साथ में डिस्कस करेंगे। बाकी आप इसका जो है निरंतर अभ्यास करते रहिए, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा इसको अच्छे से कर पाएंगे। बाकी की बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जो आपको बताया इनको अच्छे से सीखिए और जो भी आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता तो हमें बताइए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में कुछ अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।